खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हमारी ये चर्चा जारी है, कौन बनेगा बिहार का बाजीगर। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हुटर बज गया। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर है, बिहार में 4.17 करोड़ वोट फिलहाल पड़े हैं और 7:30 बजे तक 3.35 करोड़ वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 7:30 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 7:30 बजे तक 80% वोट गिने गए हैं। 80% वोटिंग बिहार में जिस तरह से काउंटिंग हो चुकी है और 82 लाख वोटों की गिनती अभी होनी बाकी है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर, 82 लाख वोटों की गिनती होनी अभी बाकी है और 7:30 बजे तक जो गिनती हुई है वोटों की वो हमने आपको बताई, लेकिन थोड़ा सा वक्त इसमें और लगेगा। सीधे हम पटना का रुख कर लेते हैं। अवनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं। अवनीश, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीर है, क्योंकि हलचलें बहुत तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुकाबला बहुत दिलचस्प दिख रहा है बिहार में। और यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं और यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, ये तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक कर रहे हैं और बहुमत जुटाने को लेकर चर्चाएं हो रही है, रणनीति बन रही है। क्योंकि अमूमन अभी तक जो है स्पष्ट बहुमत किसी भी गठबंधन को नहीं मिलता दिख रहा है। वैसी स्थिति में तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव परिणाम आ जाए और उसके बाद जो है कुछ जो है इस पर विशेष रूप से चर्चा हो। लेकिन जो चर्चाएं हैं कि जो भी बहुमत, जो भी गठबंधन को जो सीटें आएंगी उसको लेकर जो है वो तमाम लोग बैठक करेंगे और बैठक में सीटों को लेकर चर्चाएं हो रही है कि कितनी सीटें किस गठबंधन को आएगी। और अमूमन जो चर्चाएं हैं कि जो भी बड़ा घटक दल होगा राज्यपाल उसको ही पहले न्योता देते हैं, ऐसी परंपरा भी है। तो वैसी स्थिति में अभी तक जो है एनडीए जो है बड़ा घटक दल बनकर उभर रहा है। ज़्यादा सीटें अभी एनडीए के पाले में जाती हुई दिख रही है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी के नेताओं को जरूर ये विश्वास है कि उनकी सीटें ज़्यादा आएगी महागठबंधन की अपेक्षा। भले ही जो एग्जिट पोल आ रही थी उसमें महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही थी, लेकिन आज जो एग्जैक्ट पोल आया है, आज जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, वैसी स्थिति में एनडीए को एक बड़ा जो है वो गठबंधन उभरता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही है। तो एनडीए गठबंधन के नेता भी काफ़ी उत्साहित जरूर इसको लेके हैं। और जो एक और बड़ी जानकारी ये है कि जो 8 सीटें जो अन्य के खाते में गई है उसमें 5 एमआईएम, 1 बसपा, 1 लोक जनशक्ति पार्टी और 1 सुमित सिंह जो नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं चकाई से, वो चुनाव जीते हैं। तो वैसी स्थिति में उन पर भी निगाहें रहेगी, तमाम बड़े नेताओं की निगाहें उन लोगों पे भी रहेगी कि सुमित सिंह हो या लोजपा के में जो के खाते में जो सीटें गई है या बसपा के खाते में जो सीटें गई है, उन लोगों पे भी एनडीए गठबंधन के नेताओं की जरूर निगाहें रहेगी। अवनीश, अखिलेश अवनीश ये बताइए कि अभी बहुमत का आंकड़ा पहुंचा नहीं है, बहुमत के पास पहुंच रहे हैं, तो क्या एनडीए के नेताओं को कहीं डर लग रहा है कि हम बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, इसीलिए वो स्ट्रेटजी के तौर पे यहाँ पे आके बैठ गए हों और अपनी रणनीति बना रहे हैं? कहीं ना कहीं डर तो सब लग रहा है। और ये क्या भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव जीतती है और बहुमत से दूर रहती है, तो इस स्थिति में भी क्या वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी के नेताओं को जरूर कहीं ना कहीं डर जरूर है इसको लेकर कि बहुमत का आंकड़े से अगर हम दूर रहेंगे तो वैसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, और इसी को लेकर जो है रणनीति भी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर रणनीति बन रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनके साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जो चर्चाएँ हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फ़ोन पे टेलीफोन वार्ता हुई है और सरकार बनाने पर भी चर्चाएं हुई है। तो जो चर्चाएं हैं कि अगर एनडीए बहुमत के आंकड़े से कुछ दूर रहता है तो वैसी स्थिति में बहुमत कैसे जुगाड़ की जाए, इस पर भी रणनीति बन रही है। और तमाम लोग पूरे चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर चुनाव परिणाम पूरी तरह से जब आ जाती है तो कितनी सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेगी। वैसी स्थिति में भी रणनीति बन रही है कि उसके बाद क्या किया जाएगा। तो इसी रणनीति के तहत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास पर डटे हुए हैं और बैठक कर रहे हैं। और बैठक में सरकार बनाने और बहुमत जुटाने को लेकर जो है हमें लगता है कि इसमें चर्चाएं हो रही है। तमाम लोग इसी बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो लड़ाई जिस तरह से टू नेट है उसमें किन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। अन्य जो जीत के आ रहे हैं उनकी स्थिति अगर महत्वपूर्ण है तो AIM ओवैसी की पार्टी से भी बीजेपी सपोर्ट ले सकती है क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल 8 जो सीटें जो अन्य के खाते में गई है उसमें 5 MIM, 1 बसपा, 1 लोक जनशक्ति पार्टी और 1 निर्दलीय जो सुमित सिंह चकाई से जो जीते हैं, जो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के छोटे बेटे हैं, वो 8 सीटें हुई है। तो वैसी स्थिति में अगर एनडीए गठबंधन अगर बड़ा गठबंधन उभर कर अगर आता है, अगर बहुमत से कुछ दूर रहता है, तो वैसी स्थिति में इनकी कोशिश जरूर है कि लोजपा और अन्य के खाते में जो सुमित सिंह जो निर्दलीय जीत के आए हैं और बसपा, ये तीनों से कांटेक्ट रखा जाए, इन तीनों से जरूर संपर्क रखा जाए। और वैसी स्थिति में बीजेपी ने बड़े नेताओं को लगा भी दिया है कि इन तमाम जो 3 सीटें जो अन्य के खाते में जो MIM को छोड़ के जो गई है तो उनसे संपर्क में भी रहे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनसे बहुमत ले भी सकते हैं, उनसे समर्थन ले भी सकते हैं। तो वैसी स्थिति में तमाम लोग पूरे परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं कि पूरा परिणाम जब आ जाए स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर एनडीए को कितनी सीटें मिली, एनडीए बहुमत से कितनी दूर है। अभी तक जो ट्रेंड है, अभी तक स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है। तो तमाम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। MIM से बीजेपी के गठबंधन की बात जो है अभी दूर दूर तक अभी इस पर सोची नहीं जा सकती है। लेकिन जो 3 अन्य जीते हैं, लोजपा, बसपा और 1 निर्दलीय, उससे हमें लगता है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं या जेडीयू के बड़े नेता हैं वो लगातार संपर्क भी बना रहे हैं, ऐसे सूत्रों से हमें पता चला। अवनीश, उनसे संपर्क में तो महागठबंधन के लोग भी होंगे, तो उनकी प्रायोरिटी क्या हो सकती है? अगर दोनों तरफ से उनको ऑफर मिल रहा होगा, महागठबंधन भी दे रहा होगा, एनडीए भी दे रहा होगा, तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आता है और वैसी स्थिति में जो सबसे बड़ा गठबंधन जो उभर के आता है तो सबसे पहले राज्यपाल उन्हीं को ही न्योता देंगे। तो वैसी स्थिति में एनडीए को जरूर ये विश्वास है कि उनका गठबंधन जो है वो महागठबंधन से ज़्यादा सीटें जीतेगी। तो वैसी स्थिति में अगर उनको राज्यपाल से ऑफर आता है तो एनडीए बहुमत सिद्ध करने के लिए तमाम लोगों से ज़रूर कॉन्टेक्ट करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि लोजपा जो है वो लगातार बीजेपी से गठबंधन होने की बात करती है और लोजपा की मात्र 1 जो है वो विधायक जीते हैं। तो वैसी स्थिति में वो विधायक एनडीए को समर्थन भी दे सकते हैं। जो सुमित सिंह की बात करें तो सुमित सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और वैसी स्थिति में भले ही अभी वो एनडीए से नाराज चल रहे हो, एनडीए से उनका रिश्ता बेहतर नहीं रहा हो, लेकिन सुमित सिंह एक समय में नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। नीतीश कुमार के वो समय में उन्होंने विधायक भी चुन के आए थे। तो वैसी स्थिति में फिर एक साथ आ जाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जहां बसपा की बात है तो बसपा भी कहीं ना कहीं बीजेपी से उसकी नज़दीकी, चाहे यूपी के चुनाव में देख सकते हैं कि बसपा यूपी से काफ़ी यूपी में बसपा बीजेपी के साथ काफ़ी करीब रिश्ता उनका दिखा है। तो वैसी स्थिति में बसपा से भी गठबंधन को लेकर सहयोग लेने में बीजेपी पीछे नहीं हट सकती है। तो तमाम लोगों की निगाहें जो है वो चुनाव परिणाम पे है कि चुनाव परिणाम पूरी तरह से कब आएगा और उसके बाद उसी को लेकर लगातार जो है तमाम बड़े नेता जो है वो रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे भूपेंद्र यादव हो, नित्यानंद राय, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, तमाम लोग अंदर बैठे हुए हैं
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। गठबंधन बहुमत जुटाने को लेकर रणनीति बन रही है, आने वाले समय में क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है, इस पर भी चर्चा हो रही है। ठीक है, और जो निर्दलीय जीत के आए हैं, जो अन्य अन्य जो जीत के आए हैं, वहां की तस्वीर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बैठक भी चल रही है, नेताओं का आने का सिलसिला भी जारी है, जाहिर तौर पर क्या होगा आगे, ये सबके जहन में प्रश्न है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एहसान हक खुर्रम साहब जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, इसके अलावा रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हैं, और अखिलेश मिश्र जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। एहसान हक खुर्रम साहब, आपके पास आता हूं मैं। लड़ाई बहुत कांटे की चल रही है बिहार में, कैसे बनाइएगा सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि देर रात तक परिणाम आएंगे जी। अभी जल्दीबाजी नहीं है, और सरकार महागठबंधन बिहार में बना रही है। 100% आप कंफर्म रहें कि हम लोगों को बहुमत मिलने जा रहा है। हम लोग बहुत कांटे की टक्कर है, और जब से सियासत में है, ये पहला अनुभव ऐसा है जब ऐसी लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां 100 वोट से कहीं प्रत्याशी आगे है तो कहीं 500 से आगे है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दीबाजी होगा कुछ कहना। थोड़ा और इंतजार कीजिए, सरकार हम लोग बनाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट और किसी तरह की कोई बात नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार तो बनती हुई किसी की दिख नहीं रही ना, अभी जो कांटे की टक्कर हमें नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में कैसे सरकार बनेगी बिना समर्थन? अभी जो आप नहीं, हमारी आइडियोलॉजी को जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, वो जो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ आएंगे ही आएंगे। किनका जिक्र कर रहे हैं आप? जो हम सेकुलर फॉर्म पे जो लड़ रहे हैं, और उनको अगर सीटें आती हैं, इनवाइट कर दीजिए ना, इनवाइट कर दीजिए सर। अभी इनवाइट हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग ये यकीनन हम लोग को ये बात पता है कि देर रात तक रिजल्ट आते आते हम लोग के पास किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम लोग इस बात की इत्मीनान है, इनवाइट करने की अभी जरूरत नहीं। हम लोग इत्मीनान है कि हमारी सरकार बन रही है, महागठबंधन बिहार में किला फतह करने जा रहा है। थोड़ा देर हो रहा है, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। तो हम लोग थोड़ा देर से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। हमारी लड़ाई बहुत कांटे की है, कहीं 200 वोट से हम लड़ रहे हैं तो कहीं 300 वोट से लड़ रहे हैं, कहीं 500 से लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मार्जिन और बहुत बड़ा फासला नहीं है। इसलिए आप जो है इत्मीनान रखिए जी, हम लोग जीत रहे हैं, और हम लोग सरकार बनाने के लिए यकीनन गवर्नर के पास जाएंगे, और उनका इनविटेशन आएगा। हम लोग को दूसरे दल की जरूरत पड़ेगी, वो बाद में फैक्टर आएगा, लेकिन हम लोग तो खुद अपने आप महागठबंधन सरकार बना रही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप भी लगातार आप लोग डिबेट करा रहे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाया होगा इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने कहा है कि देर रात तक रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आना है। हम लेकिन अभी आप पिछड़े हुए हैं एनडीए से, अभी भी। जी पिछड़े हुए हैं, लेकिन ये भी तो देख लीजिए कि कितने वोटों से पिछड़े हुए हैं। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कांटे की टक्कर है। आपको शुरू में जब मैंने सवाल किया था, सवाल फिर वही था ना कि ऐसी परिस्थिति में फिर कैसे बनाइएगा सरकार? कांटे की टक्कर है, रिजल्ट अगर स्पष्ट आ जाए उसके बाद में सोचा जाएगा शंकर भाई। पहले कैसे सोच लें? हम लोग तो यकीन, हम लोग जमीन पर घूमे हैं, हमको पता है कि लोग हमारे साथ हैं, लोगों ने मत दिया है, महागठबंधन के साथ लोगों ने विश्वास किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चाहते हैं लोग की सरकार बने, इसलिए इत्मीनान रखिए, यकीन रखिए, सरकार महागठबंधन की बनना तय है। ठीक है। रमनीश वत्स जी, एहसान हक खुर्रम साहब कह रहे हैं कि सरकार बननी तय है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है। महागठबंधन सीधे सीधे टक्कर दे रहा है एनडीए को बिहार में। क्या परिस्थिति इस वक्त, सिनेरियो क्या दिख रहा है आपको बिहार में अभी? हालांकि यह बात सच है कि अभी जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि देर रात तक परिणाम आएंगे, और ऐसा दिख भी रहा है, लेकिन आंकड़े अभी उस तरह के नहीं दिखा रहे हैं कि राजद को पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में और वो सरकार बना लेगी। चूँकि अभी काफ़ी
हौच पौच की स्थिति, उथल पुथल की स्थिति दिख रही है। आंकड़े जो अभी हमारे सामने दिख रहे हैं जनता टीवी के सामने 116 और 120, लेकिन इसके बीच अब यदि MIM और अदर जो पार्टियां उनसे यदि ये सांठगांठ कर लेते हैं तो हो सकता है, लेकिन अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा, चूंकि आंकड़े जो अभी दिखा रहे बीजेपी और की जो अलायंस NDA है उसकी भी सरकार, चूंकि वह भी जोड़ तोड़ में थोड़ा सा लग ही गया होगा, चूंकि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है अभी बसपा और जो LJP और जो अन्य पार्टियां हैं उनसे सांठगांठ करके हो सकता है कि उन्होंने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी होगी। लेकिन परिणाम हम सबों को इंतजार है, जैसा कि परिणाम देर रात तक आएंगे, उसके बाद फिर सारा निर्णय सामने आ जाएगा। अखिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए पूर्ण बहुमत तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी अपने अपने दावे हैं, RJD प्लस या महागठबंधन अपने दावे कर रहा है, NDA का कहना है कि हम बढ़त बनाए हुए लगातार और सरकार बहुत जल्दी हम बनाएंगे। छोटे दलों की अब कितनी बड़ी भूमिका यहाँ पर नजर आने वाली है? किंग मेकर की भूमिका, चाहे वो AIMIM हो, चाहे वो BSP हो, चाहे वो LJP हो, तमाम छोटे दल जिनकी सीटें आई हैं, उनकी अब कितनी बड़ी भूमिका है? क्या उनके ऊपर ही ये डिपेंड करेगा बहुमत नहीं आने की परिस्थिति में? थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए क्योंकि जो अभी काउंटिंग चल रही है और जो इसमें जीत का अंतर है, जो बढ़त का अंतर है, वो बहुत कम है और 82 लाख वोट अभी काउंट किए जाने हैं। बहुत बड़ी संख्या है। जहां 1000, 500, 200, 400, 2000, 5000 के वोट का अंतर पे प्रत्याशी आगे पीछे हों, ऐसे में अगर 82 लाख वोट अभी काउंट किया जाना हो तो वोट किसी भी करवट बैठ सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जो अन्य की जो भूमिका आप कह रहे हैं उसमें AIM की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उसके पास भी प्रतिबद्धताएं हैं कि NDA के साथ वो जा नहीं सकती है, या तो वो वॉकआउट करे या फिर कांग्रेस और RJD का साथ दे। अगर कांग्रेस और RJD का साथ नहीं देते हैं तो वो अपने बेस वोट को, जो उनका मूलभूत वोट है, उसको कहीं ना कहीं डेंट करेंगे, तो उनके सामने भी कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा आपसे कि अभी वो वेट वॉच कर रहे हैं और रात हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे रात में कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीतती होगी, दिन में नहीं जीत पाए हैं और देर रात तक परिणाम आएगा, अभी उनको कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो प्रभारी थे, संगठन के लोग थे, वो जाकर के उन्होंने बैठक शुरू कर दिया है नीतीश जी के आवास पे। तो ये दोनों में अंतर है। यही वजह होती है कि जब गोवा में बहुमत होने के बावजूद सरकार दूसरे लोग बना लेते हैं, तो जब जीत हार का अंतर इतना कम हो, कोई भी बाजी कभी भी पलट सकती हो और उसमें इतनी इस तरह से लापरवाही दिखाना शायद उचित नहीं है। ठीक है, अवनीश भी हमारे संवाददाता पटना से बने हुए। अवनीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अवनीश से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एहसान खुर्रम साहब, ये जो परिस्थिति है, जो अखिलेश जी ने जिस बात का जिक्र किया, देखिए करीब करीब स्थितियां तो साफ हो गई है। अब आप इस बात को तो मानिए ना, NDA तो लगातार बढ़त बनाए हुआ, और आपको क्या लगता है कि ये बढ़त कम होगी, आपके पक्ष में ज्यादा बढ़त हो जाएगी, जो बाकी वोटों की गिनती होनी है आगे? ऐसा तो है नहीं? ये जानकार व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि अभी 85 लाख से ऊपर मतों की गिनती होना बाकी है। ये निश्चित तौर पे ये जो मत अभी गिनती बाकी है, उसमें हमारे पास स्पष्ट बहुमत आएगा, और अगर किसी कारण हम लोग पिछड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर इस पर बड़ी गंभीरता से, और कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी गंभीरता से नजर रखे हुई है। कैसे क्या करना है वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार इस बार महागठबंधन को चूक नहीं करेगी, कोई गलती नहीं करेगी। जिस तरीके से चुनाव बहुत मजबूती के साथ जमीन पर लड़ा गया है, उतनी ही मजबूती और मुस्तैदी के साथ सरकार बनाएंगे हम लोग, और सरकार बिहार में महागठबंधन की बनेगी। ठीक है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि हमारी सीटें कितनी कम होती है, ये भी तो देख लें, कितनी सीटें कम होती है हम लोग को। जी चलिए, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं अखिलेश जी आपके पास आता हूं। क्या वजह आप बड़ी मानते हैं? क्योंकि सीधे सीधे RJD प्लस टक्कर देता हुआ NDA को नजर आ रहा है।
आप इससे पहले भी हालांकि 2015 का जब चुनाव हुआ था उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, वो उस चुनाव में और इस चुनाव में आपको कितना अंतर दिखा? क्योंकि कोविड काल का चुनाव है, चुनौतियां सबके लिए थी, उस तरह से रैलियां नहीं हो पाई, उस तरह से तैयारियां नहीं हो पाई, जनता के बीच में नेता उतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाए। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ रैलियां इस बार तेजस्वी ने भी की है, एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रैलियां की हैं। लेकिन फिर भी ये जो मार्जिन है, हम देख रहे हैं कि ये टक्कर आरजेडी अगर दे रही है तो कहाँ कमियां रह गई होंगी? देखिए, एक तो ये अगर जिस तरह के अभी ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं उससे इतना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को जो उम्मीद थी कि कोरोना काल के समय में जो माइग्रेंट लेबर्स आए हैं उनके लिए उन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरह से उनके अकाउंट में सीधा पैसा गया है उसका उन्हें सीधा फायदा मिलेगा, उतना दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी भी है लोगों में कि जो कुछ भी नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कमिट किया था, उनसे जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये है। दूसरी तरफ जिस तरह से तेजस्वी ने लगातार चुनाव प्रचार में 251 रैलियां की, एक एक दिन में 17 रैलियां, 19 रैलियां की, उसने भी युवाओं की तरफ एक उत्साह दिखाया, युवाओं को मोटिवेट करने की कोशिश की और एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुए तेजस्वी कि वो युवाओं को लेकर के चल रहे हैं और बिहार उनकी प्रायोरिटी में है। तो ये तमाम ऐसे इशू रहे। एक सरकार अपनी बातों को, उपलब्धि को जनता तक उतना नहीं पहुंचा पाई, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जिस तरह से वो दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल, उसमें उसके बावजूद एनडीए का इस तरह बाउंस बैक करना, ये अपने आप में बड़ी बात शंकर। बिल्कुल, हमारे साथ राजू कुमार जी भी बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। राजू कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बताइए जी। अभी तो हम देख पा रहे हैं कि महागठबंधन के नेता खुशी मनाने में जुट गए हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कही जा रही है। आप लोग कहीं पिछड़ तो नहीं गए ओवर कॉन्फिडेंस में? सुबह से ही या कल से ही हम लोग देख रहे हैं कि सच्चे से उत्साह है महागठबंधन के खेमे में, और सुबह से रुझानों से पहले ही ये लोग काफी खुश थे, आपका काफी उत्साह में थे। आपने देखा होगा कि नतीजा अभी कुछ आमने सामने का है, हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हम कंफर्म ये है, जरूर बता सकते हैं आपसे कि सरकार हमारी बनेगी, एनडीए फुल बहुमत में सरकार बनाएगी। इन लोगों को उत्साह में रहने दीजिए, इन लोगों को कहने दीजिए तरह तरह की बातें। बिहार की जनता ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए बिहार को अपने स्तर पर के मतदान किया है, और आने वाले समय में अभी जो चलेगा, अभी 1-2 घंटा का हिसाब से अभी आपका रुझान रहेगा, उसके बाद नतीजा जो आने लगे हैं अब चीजें स्पष्ट होगी और फुल बहुमत में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थायी सरकार बनाएगी। नहीं तो दिख तो नहीं रहा ना, अभी जो लगातार रुझान आए, कई सीटों पर नतीजे भी आए, उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए, अभी चल रहा है, मैं अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, तो हम इन चीजें थोड़ी जल्दबाजी में नहीं करना चाहेंगे। अभी मैं आपसे स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि सरकार हमारी बनेगी, आप देखते रहिए कैसे किस तरीके से ये लोग उत्साह में आएंगे और फिर निराशे में जाएंगे। ज्यादा उत्साह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जितने भी महागठबंधन के हमारे साथ बैठे हुए हैं या हमारी बातों को आपके टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी और 100% सत्य होगा। अच्छा राजीव जी, आपको लगा था कि तेजस्वी ऐसी टक्कर देंगे आपको? देखिए, तेजस्वी यादव टक्कर नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति लोगों की नाराजगी, 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को बहुत सी चीजों में टारगेट किया था। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार को बचाकर और फिर से सत्ता में लेकर आई है। नहीं तो नीतीश कुमार का जो इस बार का रवैया था और जो नीतीश कुमार के प्रति लोगों की नाराजगी थी, कहीं ना कहीं उनकी सीटें जो कम हुई है, इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है। तो चिराग पासवान को आप लोगों ने समय रहते रोका क्यों नहीं? वो तो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे। देखिए, चिराग पासवान जी का अपना एजेंडा है, वो एक अपना अलग राजनीति कर रहे हैं, उनका राजनीतिक कैरियर है। रामविलास पासवान जी जिस तरीके से अभी हाल ही में हम लोगों के बीच नहीं रहे और उसके बाद चिराग पासवान जी ने पार्टी को संभाला है और उन्होंने अपने विचारधारा से नीतीश कुमार के प्रति उनकी नाराजगी थी। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, चिराग पासवान बार बार ये बोलते रहे कि मोदी मेरे राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। देखिए, अपना उनका पर्सनल मामला है, वो अपने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी को राम मानते हैं, उनको हनुमान बताते हैं, अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि चिराग पासवान जी ने राजद का काम आसान कर दिया। चिराग पासवान जी ने महागठबंधन के जितने भी सिपाही हैं उनको कहीं ना कहीं वोट मार्जिन थोड़ा थोड़ा लाकर लड़ाई में खड़ा कर दिया।
अखिलेश जी, मैं इसी बात पर आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरह से राजीव जी ने भी कहा एंटी इनकम्बेंसी की बात जो हम बार बार करते रहे हर चुनाव में, आपको लगा कि इस बार थे ऐसे मुद्दे, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, गुस्सा था सरकार के खिलाफ, और दूसरा चिराग फैक्टर, जो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलते रहे, क्या वो चीजें नुकसान दे गई हैं जेडीयू को? दोनों ही चीजें हैं। एक तो पहली बात की जरूर एंटी इनकम्बेंसी रही, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही। भारतीय जनता पार्टी ने ये एक नैरेटिव सेट करने की बहुत कोशिश की और ये बहुत चालाकी से उन्होंने पूरे बिहार में प्रचारित किया कि लोग नाराज हैं और नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन मोदी और बीजेपी से नाराज नहीं हैं, और उसका उनको फायदा भी हुआ। दूसरी बात, ये बात किसी के थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी चाहे होते या गृह मंत्री जी चाहे होते तो क्या इतनी बगावत करके चिराग पासवान इस तरह से मोर्चा खोलते। लोग ये भी कह रहे थे कि वो बीजेपी दरअसल चाहती थी कि वो उसकी सीटें बढ़ती रहें, और अगर कहीं डेंट करना है चिराग पासवान को तो वो जनता दल यूनाइटेड को करें, और वो ऐसा उन्होंने किया। आज स्थिति ये है कि बीजेपी बड़े भाई की स्थिति में आ गई है और जेडीयू छोटे भाई की स्थिति में आ गई है, और अब अगर सरकार बनती भी है तो वो समझिए कि भले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो सशक्त मुख्यमंत्री नहीं होंगे, वो बीजेपी के इशारों पे ही चलने वाले मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भले अब बगावत किया, अपना कोई नुकसान किया हो, लेकिन बीजेपी की राह कहीं ना कहीं आसान जरूर की है। क्या ये इतना आसान है क्या अखिलेश जी? क्योंकि नीतीश कुमार के हमने कई सारे बयान देखे, और पहले भी उनका जो एक अड़ियल रुख मैं कहूँगा हमेशा से रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो चाहे बाकी नेताओं के लिए हो, उनकी एक अलग सी राजनीति है जिसे वो बिहार में करते हैं। तो जिस बात को आपने कहा ये इतना आसान तो नहीं है। देखिए, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। जब व्यक्ति को पता चलता है कि जमीन पे उसका जनाधार है, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उसकी राजनीति करने का तौर तरीका अलग होता है। तब वो दबाव की राजनीति करता है, तब वो किसी से दबता नहीं है। उसे पता होता है कि ठीक है, हो सकता है आज हम नहीं है तो कल हम बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन नीतीश जी के साथ शायद अब ये मामला नहीं है। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हमारा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इसकी ऐसी स्थिति में अब अगर वो कोई तेवर दिखाते हैं या बगावत करते हैं तो नुकसान सीधा सीधा नीतीश जी को है, बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और इसके पलट तेजस्वी ने जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ाया है, जिस तरह से रैलियां की हैं, जिस तरह से मास को कनेक्ट करने में बिहार में वो कामयाब रहे हैं। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ये बात तो साफ हो गई है कि नीतीश की तुलना में तेजस्वी फिलहाल ज्यादा मास लीडर हैं बिहार में इस समय। ठीक, ये अभी सीधे सीधे यही दर्शा रहा है जो रुझान लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। राजीव जी, आपका क्या, आपने कहा कि ठीक है, इस बात को माना एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसका जिक्र अखिलेश जी ने भी किया। पूर्ण बहुमत से सरकार तो फिलहाल बनती हुई दोनों की नजर नहीं आ रही है। अगर समर्थन लेने की बात आती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या तस्वीर होगी और आपका कदम क्या होगा आगे? देखिए, अभी मैं कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें आशा पूर्ण विश्वास है। लोगों का अभी जो भी है, आपका तकरीबन अभी जो अभी काउंटिंग चल रहा है, और जब रुझान अभी नतीजा में बदलेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे सीटों पे काफी कम बेस का अंतर है, तो जीत हमारी होगी, ये हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। रही बात अगर इनकेस फ्यूचर में आज अगर कुछ ऐसा होता है तो 100% देखेंगे, किसी ना किसी से लेकर सरकार को बनाना ही पड़ेगा, और सरकार हम जरूर बनाएंगे। अच्छा राजीव जी, कुछ लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार ने अब राजनीति खूब कर ली, अब उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्या आपको भी यही लगता है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, नीतीश कुमार जी खुद इस चुनाव में, जैसा कि वो खुद ऐलान कर दिए हैं कि अब मेरा लास्ट चुनाव है, तो मैं इसके बारे में जो खुद बता दिए हैं तो मैं क्या बताऊं। अब बिहार की जनता भी उनसे थोड़ा सा नाराज है। आप देखेंगे किस तरीके से वोट का परसेंटेज और उनका सीट नीचे हुआ है। आज इसी के कारण महागठबंधन लड़ाई में है, और उनके नाराजगी के कारण ही हर जगह से राजद को कहीं ना कहीं फायदा मिला हुआ है। और खासकर चिराग पासवान ने एनडीए के जो भी जदयू का सीट था उस पे कहीं ना कहीं अंतर को बढ़ा दिया है। अच्छा, तो गलती कहाँ कर दी जेडीयू ने? जेडीयू देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अपना व्यक्तिगत विचार, कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए, बिहार के लिए कुछ महीनों से, कुछ समय से कुछ उनका अलग रूप था,
उसको देखकर जनता में आक्रोश था। और रही बात जो 15 साल से सत्ता में रहता है, नाराजगी उसके प्रति होती है, लेकिन फिर भी जनता ने ये मत दिया है कि वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को इस सभी जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उन सबको, उस आरोपों से बाहर आकर जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि हम बिहार में काम किए हैं, हमने बिहार को बहुत आगे ले गए हैं, हमारा बिहार आगे है और हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एहसान खुर्रम साहब आप जुड़े हुए हमारे साथ, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमनीश जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या ये बात सही है जिसका जिक्र अखिलेश जी ने भी किया और जिसका जिक्र राजीव जी भी कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, एक गुस्सा था, और दूसरा एक फैक्टर जो मैंने पूछा था चिराग पासवान वाला, जहां जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा जानबूझ के, और बार बार वो इस बात को कहते रहे थे कि नीतीश कुमार को हम जेल भेजेंगे, जनता नाराज है, जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। ये फैक्टर रहे कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए? जी, इसके परिणाम भी देखने को मिल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कोई भी आप कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में आप देखेंगे, 15 साल की जो लंबी सरकार जो इनकी चली है नीतीश सरकार, तो इसमें जनता है क्या है, कहीं ना कहीं बदलाव देखने को चलता है। तो आज आप देख रहे हैं बिहार में भी बदलाव की एक राजनीति कहीं ना कहीं देखने को मिली है, लेकिन तेजस्वी जो है इस बदलाव की राजनीति को पूरी तरह से भुना नहीं पाए, क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि उनसे लोग प्रभावित, युवा वर्ग जो है उनसे प्रभावित हुआ है, यह बात सच है। लेकिन अब बात करते हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान, जैसा कि आप जानते होंगे कि एलजेपी के जो नेता, हमारे जो दिवंगत नेता थे रामविलास पासवान, उनकी भी ऐसी ही राजनीति थी। यानी कि जहाँ पे आप देखते थे कि जैसे कि किसी की कांग्रेस की सरकार बनने वाली तो कांग्रेस की तरफ चले जाते थे। आज उन्होंने देखा कि जदयू के प्रति आक्रोश कहीं न कहीं आम जनता में, आम जनमानस में, बिहार की जनता में है, तो उसका उन्होंने सोचा कि किंग मेकर की भूमिका को हम निभा सकते हैं, इसलिए वो बिहार में उतरे और उनको लगा कि ऐसा कि हम जदयू से भी ज्यादा सीट लेके आ जाएंगे इस बार। ऐसा उनकी सोच थी, इस तरह की मनसा में आज चल रहे थे इस बार वो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि उनको अभी आम जनता ने देखा नहीं है। उन्होंने कहते हैं ना, जांचा परखा तब खरा, तो अभी उसके लिए चिराग पासवान को काफी काम करना पड़ेगा। बिहार की जनता में गांव-गांव, मोहल्ले में उनको उतरना पड़ेगा। दिल्ली वासी ना होकर के बिहार वासी होना पड़ेगा, क्योंकि जब जब ये बरसात के मेढक की तरह नहीं है कि जब जब आप चुनाव की बात आती है, जब चुनाव का समय आ जाते हैं तो सारे के सारे ये लोग बिहार में उतर जाते हैं। इसके पहले कहाँ चले जाते हैं ये? इसके पहले इन्होंने क्या विकास किया था? नहीं किया था। तो आप किंग मेकर कैसे हो सकते हैं? तो आप सीधा आप इन्हीं चीजों को पकड़ा और जनता के बीच में गए, सरकार के खिलाफ एक गुस्सा था, उसको जनता को दिखाया जी पूरे 5 साल का, 15 साल तो भूल जाए, पिछले 5 साल देखने को जिस तरह की भीड़ आपको देखने को मिल रही थी तेजस्वी के प्रति, जिस तरह की भीड़, वो वोटों में कन्वर्ट अभी दिखता नहीं रहा है। जो आंकड़े जो अभी सामने दिखा रहे हैं, अभी देखिए 110, अभी कुछ देर पहले 114 का में आगे चल रही थी महागठबंधन। उस तरह की सीटें नहीं आ रही हैं, उनको कन्वर्जन रेट उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि तेजस्वी अभी युवा हैं, उनको दिखाना पड़ेगा। मैंने जैसा कि कहा, विकासवाद की राजनीति उनको सीखनी है तो प्रधानमंत्री मोदी से अभी सीखें, उनसे बहुत दिनों, अभी उनको बहुत सालों तक ट्रेनिंग लें अच्छे तरीके से, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो जनता के पास जाएं तो उनको परिणाम कुछ और देखने को मिलेंगे। अभी वो मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कहना या उनका प्रोजेक्ट जिस तरह से राजद कर रही थी कि भावी मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री तो बन ही गए, उन्होंने तो घोषणा कर दिया था कल के एग्जैक्ट पोल में जो हमारे आप सामने देख रहे थे, तो उसमें तो उन्होंने घोषणा ही कर दिया था, ये तो भावी मुख्यमंत्री नहीं, ये मुख्यमंत्री हो गए। सब जगह भावी मुख्यमंत्री की जगह मैंने बहुत सारे पोस्टर में देखा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। लेकिन इसके लिए अभी आपको बहुत काम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं, हम आपसे आशा भी करते हैं कि आप हमारी बिहार की जनता के लिए काम कीजिए। चिराग पासवान जी और खास करके तेजस्वी यादव जी, यदि आप सुन रहे हैं तो जनतंत्र टीवी के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि और जात पात की जो राजनीति है, MY समीकरण, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। भूरा बाल साफ करो जो लालू यादव कहते हैं, उन सब मुहावरों को, उनको पूरी तरह से आप अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए, तब जाकर के
आप एक अच्छे प्रखर नेता बन पाएंगे बिहार के लिए। ठीक है। एहसान खुर्रम साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। आपको आवाज आ रही सर मेरी? ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हूटर बज गया, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त रुझानों में बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं। बीजेपी 74 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 73 सीटों पर आरजेडी चल रही है। देखिए यहां भी सीधे सीधे कांटे की टक्कर है। तो रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिर से बनी है, लेकिन लगातार जो टक्कर है वो आरजेडी बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। 74 सीटों पर आगे तो आरजेडी 73 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। इंतजार सभी को है फाइनल नतीजों का, लेकिन यहां पर लीड करती हुई भारतीय जनता पार्टी। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। एहसान खुर्रम साहब लगातार कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ बने। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है एहसान साहब, तो क्या ऐसा लगता है आपको विपक्ष में बैठने के बाद 15 साल से जो शख्स सरकार चला रहा है उसके खिलाफ जनता के बीच में जाना, कमियां बताना और जनता ने उन चीजों को स्वीकार करना, यह कैसा जादू किया तेजस्वी ने बिहार की जनता पर, जो सीधे सीधे वो नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे हैं? अभी नीतीश कुमार को ही टक्कर नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी दे रहे हैं, और वो तमाम बीजेपी के नेता जो पूरे देश को छोड़कर बिहार में टिके हुए थे उनको भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं रही, बल्कि मोदी जी ने जिस तरह से आके यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया, जनता को भ्रमित करने की कोशिश किया, पोलराइजेशन की तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को एक युवाओं के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए और बिहार के डेवलपमेंट के लिए इन तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस तरह से चुनाव लड़ी जाती है कि जनता के हित के लिए, जनता के सरोकार के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ और रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशन के लिए, इन तमाम बुनियादी चीजों पे यहाँ बिहार में चुनाव लड़ा गया है। और उसमें हर जगह, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या नीतीश कुमार जी हों, बैकफुट पे रहे हैं। वो लास्ट में आपने अगर आपके मैं डिबेट में आया था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार में, वो बार बार पोलराइजेशन की तरफ कर रहे थे। वो हमेशा चुनाव में लास्ट आते आते जब वो हारने लगते हैं तो वो हिंदू बना मुसलमान कर देते हैं, पाकिस्तान को ले आते हैं, मंदिर को मस्जिद को ले आते हैं। उनका तो वही पुराना अपना एक स्टाइल है जिसपे वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने चुनाव लड़ा है युवाओं के लिए, हम लोगों ने चुनाव लड़ा है बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए। तो ये सब जो मुद्दे जमीन पे जब गए तो युवाओं ने, महिलाओं ने, बूढ़े जवान सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर में तब्दील हो गया है इलेक्शन। और एक एक सीट के लिए, एक एक वोट के लिए यहाँ दोनों ही पार्टी, दोनों ही गठबंधन जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। और अंतोगत्वा फैसला कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं, 40 वोट से। तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए। और ये मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, आप तमाम जो साथी हैं, एक बार देखिए वहाँ कौन कौन से चेहरे बैठे हुए हैं, कौन निर्देश दे रहा है, किन किन को निर्देश दिया जा रहा है। हम चुनाव आयोग को भी अभी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है। लो मार्जिन के जहाँ जहाँ है वहाँ ये दबाव बना रहे हैं डीएम को। जहाँ हमको सर्टिफिकेट के लिए बिठा के रखा गया था वहाँ कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी। जहाँ हम रिकाउंटिंग चाहते हैं वहाँ रिकाउंटिंग अलाउ नहीं की जा रही है। तो ये कौन सा निजाम कर रहा है? मैंने पहले भी कहा कि नीतीश जी आपकी विदाई तो तय है, लेकिन आप और कितना कलंक लेके जाएंगे इसका फैसला आपको करना है। बिहार की जनता ने तो फैसला दे दिया, सरकार हम बना रहे हैं। प्रशासन पर ये सवाल है आपका कि ये प्रशासन से ज्यादा शासन पे सवाल है, जो जाते जाते भी उस कमरे में बैठ के एक अन्य मार्ग से कौन कौन लोग वहां बैठे हुए आप सब जानते हैं। बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने बिहार की बांध को चूहे से
खत्म करवाने का काम किया है। वो सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जीत के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन इस तरह की एनोमली होगी, इस तरह की विसंगतियां होंगी कि आप परिहार में जबरदस्ती हरवाने की कोशिश करते हैं। भोरे में माले का उम्मीदवार जीत गया था, अब आप रिकाउंटिंग कराएंगे। जहां हम रिकाउंटिंग मांग रहे हैं वहां आप नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हिलसा उदाहरण है कि उसको बिठा के रखा गया था हमारे उम्मीदवार को कि सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कह रहे हैं आप 17 वोट से पीछे हैं, तो परिहार की वही हालत रही है। मैं ऐसे 1 दर्जन कॉन्स्टिट्यूंसी, 1 दर्जन बहुत होता है, हम अभी 117 के आंकड़े पे हैं। 1 दर्जन का मतलब होता है 129, जो कि मेजॉरिटी साथ ज्यादा। नहीं, लोकतंत्र का गला दबाने की तैयारी जितनी करेंगे ना, लोकतंत्र लावा बन के फूटेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रशासन को निष्पक्ष दायरे से निकाल के पक्षकार बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने कहा ना कि प्रशासन पे शासन द्वारा दबाव दिया जा रहा है। उस अधिकारी को भी लोग जानते हैं और वो तमाम नेताओं को जानते हैं जो जमावड़ा बनाए हुए हैं। सरकार फिर भी बन रही है, 200% सरकार फिर भी बन रही है। तो मनोज झा को आप सुन रहे थे, रिकाउंटिंग वो बात कर रहे थे। इसके अलावा प्रशासन पर भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। जाहिर तौर पर ये हर चुनाव में आपने देखा होगा इस तरीके के सवाल उठते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे नतीजे आएंगे ऐसे ऐसे जो तस्वीर है वो बिहार विधानसभा की साफ होती जाएगी। दावे अपनी जगह, लेकिन सीधे सीधे कांटे की टक्कर अब नजर आ रही है, क्योंकि पहले यह था कि एनडीए बढ़त बनाए हुए था ज्यादा सीटों पर, लेकिन अब आरजेडी प्लस भी सीधे सीधे एनडीए को टक्कर देता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते थे। एहसान खुर्रम साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप कह रहे थे कि मुद्दों से डाइवर्ट कर दिया जाता है, मुद्दों से विहीन चुनाव कर देती है एनडीए। इस बार भी आपने बिहार में शायद यही परिस्थिति देखी, इसीलिए आप मुझे बात कह रहे थे। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की बात आपने कही, तो आप लोग काउंटर क्यों नहीं करते हैं, सरेंडर क्यों हो जाते हैं हर बार? आप जवाब दीजिए ना उनको उन्हीं की भाषा में। जवाब उन्हीं की भाषा में दिया तो आज ये हालत है उनकी कि वो अभी मनोज झा बोल रहे थे कि शासन प्रशासन का मिसयूज करके ये लोग सरकार में सत्ता में वापसी आना चाहते हैं। ये तो इन लोग का कारनामा है, ये पुराना आज कोई नया काम नहीं है। आज मनोज झा जी जो बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। इन लोग जहाँ सरकार बहुमत नहीं होती है इनकी, तो रात के अंधेरे में ये लोग शपथ ग्रहण कराते हैं, भोर में कराते हैं। इन लोग का तो सारा कारनामा रात के अंधेरे में। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि हमेशा इलेक्शन होता था 5 बजे 6 बजे तक काउंटिंग होके सब लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता था। आज इलेक्शन कमीशन टाइम पे टाइम बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर रात के अंधेरे में ये लोग क्या करना चाहते हैं और अन्य मार्ग पर लोग क्यों बैठक कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहां से जो दबाव दिया जा रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, तो ये पुराना कारनामा है। हम लोग उनकी भाषा में अगर जवाब नहीं देते, हम लोग रोजगार पे नहीं बात करते, हम लोग युवाओं के भविष्य के बारे में बात नहीं करते, हम लोग बिहार के करप्शन के ऊपर बात नहीं करते, हम लोग महिलाओं के सुरक्षा के ऊपर बात नहीं करते। ठीक है, अभी लौट रहा हूँ खुर्रम साहब आपके पास में। एक हुटर बज गया, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें चुनाव से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर इस वक्त। आरजेडी बीजेपी में बड़े दल के लिए जोरदार टक्कर, रुझानों में आरजेडी फिर सबसे बड़ी पार्टी में। देखिए आप, सबसे पहले कभी बीजेपी लीड कर रही, कभी आरजेडी 74 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल जो खबर अपडेट आ रहा है, बीजेपी 73 सीटों पर। मामला उल्टा होता दिख रहा है यहां पर, आप देखिए। बहुत दिलचस्प ये चुनाव बिहार का इस वक्त चल रहा है, लेकिन फिलहाल दोनों में जबरदस्त टक्कर, कभी बीजेपी आगे तो कभी आरजेडी आगे। ये लगातार जो खबरें आ रही हैं बिहार से वो हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी 74 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, बीजेपी 73 सीटों पर चल रही है, यानी कि एक सीट बीजेपी पिछड़ गई, एक सीट अभी आगे चल रही। ऐसा ना खुर्रम साहब अपनी बात को पूरी करिए, खबर भी आपने सुनी ली होगी। बीजेपी आरजेडी से फिलहाल तो पिछड़ गई है। थोड़ी देर पहले मैंने खबर आपको बताई थी कि बीजेपी 73 सीटों पर थी, आरजेडी 72 पर थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है।
चाहेंगे कि ये तोड़ जोड़ के भी हो और शासन प्रशासन का भी दुरुपयोग करके लोग सरकार नहीं बना सकते हैं। ये आपको हम पहले शुरू में जब आपके डिबेट में जुड़े थे तो हमने कहा था कि ये 100% आप मान लीजिए और आप देर रात आते आते नतीजे आएंगे और महागठबंधन के पक्ष में आएंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग जमीन पर घूमे हैं। लोगों के अंदर जो गुस्सा और लोगों के अंदर जो आक्रोश और युवाओं के अंदर जो जुनून देखा है, उनके आंखों में जो आने वाले भविष्य का जो सपना देखा है, उसको लेकर हम ये बात कह रहे हैं। पूरी मजबूती से आपको ये बात कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है। ये लोग हम लोग को कितनी भी कोशिश कर ले टांग खींचने की, लेकिन खींच नहीं पाएंगे। हम लोग अपने मकसद में बिहार को नया बिहार बनाने के लिए और महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाने के लिए ठीक है, कल से पूरे तरह से प्रयासरत हो जाएंगे और सरकार बनाएंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। किसी की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास में। राजीव जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। राजीव जी, अब तो बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है यहाँ पर, तो ये तो खतरे की घंटी हमें दिख रही है। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे जैसे वक्त नजदीक आएगा तेजी आएगी, लेकिन ये तो उल्टा होता दिख रहा है। आरजेडी आपसे आगे निकल गई है। रुझान में कहीं ना कहीं आपसी जो 1-2 सीटों का तालमेल रहेगा, उस चीज में हम आगे रहेंगे। आप देखिएगा बहुत जल्द फिर कभी भाजपा आगे होगी, फिर कभी महागठबंधन आगे होगी, लेकिन लास्ट में जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की चुनाव आते जब लास्ट हुआ था तो अलग अलग मुद्दों को लेकर उठा था। देखिए मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्य से प्रभावित है। रही बात एनडीए की बिहार में, तो एनडीए में नीतीश कुमार जी के कार्यों को कुछ जनता ने नकारा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों से बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। अभी 1 सीटें आगे है, आने वाले टाइम में ये 10 में तब्दील होगी और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और कहीं से भी कुछ भी कर ले, मैं इनको स्पष्ट बता रहा हूं, ज्यादा उत्साह ना हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, क्योंकि इन लोगों की हताशा और निराशा और एक घबराहट ये स्पष्ट बता रहा है। हमने मनोज झा जी की भी बातें सुनी, हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बातें सुनी। ये लोग अभी से ही इतना घबराए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति इनका विश्वास नहीं है। ये लोग सुबह से अलग अलग बहाना, अभी कितने बहाने बनाएंगे, अभी बना ले। ठीक है, राजीव जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र जी का एक सवाल है आपसे। राजीव जी पूछिए। कि वो घबराए हुए नहीं है, घबराए आप लोग भी हैं। एक अड़े मार्ग में सारे भारतीय जनता पार्टी के सब बड़े नेता बैठ गए हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब आप इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में आक्रोश है, तो क्या ये जस्टिफाई होगा कि उसी नीतीश कुमार को फिर आप मुख्यमंत्री के रूप में उसी जनता के ऊपर थोप दीजिए जो आप खुद मान रहे हैं कि वो जनता उन्हें नहीं पसंद कर रही है? देखिए, पार्टी का विचारधारा है और पार्टी अपने आप में ये तय करेगा, ये शीर्ष नेतृत्व तो हमारा तय करेगा। ये बिहार की जो अभी मौजूदा जो आंकड़ा आएगा उस पे हमारे पार्टी के विधायक दल का बैठक होगा, सभी लोग आपस में बात करेंगे। लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय नीतीश जी को बिहार का सीएम बनाने के लिए बोला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितना सीट आता है। नहीं, अगर ऐसी कहीं ना कहीं क्या संभावना है कि उनको बदला भी जा सकता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं विधायक दल की बैठक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, समय बताएगा। ये स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि एनडीए की सरकार बनेगी। महागठबंधन के जितने भी अति उत्साह में लोग कार्य कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं उनसे बार बार बताना चाहूंगा, जितने बहाना बनाना है बना लें, कोई भी बहाना बिहार में नहीं चलेगा। बिहार की जनता विकास पे वोट दी है, बिहार की जनता आने वाली बिहार के भविष्य के लिए वोट दी है। खुर्रम साहब बोलिए। इसी कारण से, इसी बहाना से मध्य प्रदेश अभी उपचुनाव यूपी में हारे हैं, वहां पे आपने हार स्वीकार कर लिया और बहुत जल्द बिहार में भी हार स्वीकार करेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। एहसान खुर्रम साहब जुड़े हुए हैं। खुर्रम साहब, देखा आपने उत्तर प्रदेश में नतीजे आज क्या रहे, मध्य प्रदेश में नतीजे क्या रहे? बिल्कुल, देखिए एक चीज भाई हमारे कह रहे थे
जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कह रहे थे कि लड़ा गया चुनाव रोजगार पर, लड़ा गया बिहार के डेवलपमेंट पर, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया है। अब इनको समझना चाहिए कि जो पिछला पैकेज जो मोदी जी देना चाहते वो तो अभी दे नहीं पाए हैं। डबल इंजन की सरकार की हालत है कि मोदी जी जो पिछला वादा किए वो पूरा नहीं हो पाया है। और चीनी मिल खोलने की बात किए थे, वो चीनी मिल नहीं खुला। अब ये जो बिहार का युवा जानता है कि रोजगार की बात करते 2 करोड़ मिला नहीं, अब जो नौकरी है वो भी नौकरी चली जाएगी। अपने वादों की बात करें ना, अपने वादों की बात करें ना, आपके वादे और आपके इरादे कितना अटल है बिहार नहीं पूरे भारत की जनता जानती है। इसी तरीके से आपने 2019 का चुनाव में भी बहुत सारे वादे किए थे। आज अभी आपकी स्थिति इसी कारण से हो रही है कि आप लोग सच को स्वीकार नहीं करते हैं, आप लोग झूठ मूठ में आप जीते हैं, अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। देखिए 2019 में आप इलेक्शन जीते हैं, 2014 में आप जीते हैं, पेट्रोल का दाम कम करते करते आप पेट्रोल को कहां पहुंचा दिया, गैस सिलेंडर का काम करते करते कहां पहुंचा दिया। आप जो है 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, 2 करोड़ नौकरी चली गई, उससे ज्यादा चली गई। आप क्या बात कीजिएगा? आप लोग धर्म और पाकिस्तान की बात नहीं कीजिएगा तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब जनता समझ चुकी है आप लोग को, आप लोग की बातों में नहीं आएगी। आप रोजगार और इन विकास की बातों को छोड़कर परिवार की बात कर रहे हैं, अपने युवराज की बात कर रहे हैं। वही बिहार में भी युवराज की बात कर रहे हैं। ये आपके दोनों युवराज, ये 2 पुराने जंगल राज बिहार की जनता स्थापित नहीं होने देगी। आपके दोनों युवराज को बिहार की जनता नकार चुकी है। रही बात आंकड़ों की, तो बहुत जल्द आपके सामने स्पष्ट बहुमत एनडीए की होगी और आप देखते रहिएगा। आप अपने दोनों युवराज को बता दीजिए कि अभी जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, लड़ाई में है। स्पष्ट रूप से बहुत जल्द आंकड़ा सामने आएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बार पुनः एनडीए अपना बहुमत हासिल करेगा और स्पष्ट रूप से सरकार बनाएगा।